हम लोग विज़न का प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट जो लगा रहे थे, तो हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। उसके आगे के देखते हैं क्वेश्चन 21। देखिए, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विधानसभा एक साधारण विधेयक विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है। सेकंड, विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको जो भी इसका आंसर लग रहा हो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आप बाद में चेक करिए कि सही है या नहीं। तो क्वेश्चन 21 का आंसर सी है, यानी कि हमारा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ये हमने कल भी पढ़ा था, जो पहला इस पे कहा गया है कि विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद की अवहेलना कर सकती है। देखिए, विधानसभा को बहुत शक्ति होती है, विधान परिषद को इतनी नहीं होती जितनी राज्यसभा को होती है। जैसे कि जो स्टेट में होती है विधानसभा, तो वो क्या है, अगर विधान परिषद को कोई विधेयक भेजती है, तो अगर वो उसमें कुछ संशोधन करता है, मना करता, अस्वीकार करता है, कुछ भी करता है, अगर मतलब, तो विधानसभा जो है उसे दूसरी बार विधेयक पारित करके विधानसभा की अवहेलना कर सकती है, जबकि विधान परिषद को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया जाता है और विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, तब यदि विधान परिषद विधेयक को फिर से अस्वीकार कर देती है, ऐसे संशोधन का प्रस्ताव करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है, या 1 माह के भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, तब विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में इसे विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था। ठीक है, अगर पहली बार मान लीजिए कुछ संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है, या अस्वीकार करती है, या 3 महीने तक कोई वो नहीं करती उस पे काम, तो जवाब नहीं देती, तो कुछ अगर विधानसभा दोबारा उसको भेजती है उनके पास, ठीक है, तो उसके बाद भी वो 1 महीने तक ज़्यादा रोक सकती है। उसके बाद क्या है, फिर उसको पारित मान लिया जाता है, तो उसको ज़्यादा शक्ति नहीं है विधान परिषद को, ये ध्यान रखें। कथन दूसरा सही है। गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक को दूसरी बार पारित करने की क्रियाविधि केवल विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक पर लागू होती है। जब एक विधेयक जो विधान परिषद में पुनर्स्थापित हुआ है और विधानसभा को भेजा गया है तथा उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अगर मतलब गतिरोध होता है दोनों में, आपस में किसी बात विधेयक पे बात नहीं बन रही है, तो दूसरी बार पारित कराने की जो शक्ति है वो सिर्फ विधानसभा के पास है, ठीक है, इजी वर्ड्स में। और अगर वो विधान परिषद में दोबारा किया गया है, भेजा गया है, और अगर विधानसभा मना कर देती है, अस्वीकार कर देती है, तो विधेयक समाप्त ही हो जाता है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की है? 1, सरकारी आयोग, 2, एम पुंछी आयोग, तीसरा राजमन्नार समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या 1 2 3। तो क्वेश्चन 22 का हमारा डी सही है, यानी कि जो तीनों आयोग है, तीनों ने ही केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं दी थी। देखिए, न्यायमूर्ति RS सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में हुई थी। इसके द्वारा सहकारी संघवाद पर बल दिया गया था। जो सरकारी आयोग था, उसने सहकारी संघवाद पर बल दिया था और कहा गया कि सहकारी कार्रवाई के लिए संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में एक कार्यात्मक व्यवस्था है। ठीक है, साथ ही इन्होंने तर्क दिया कि सशक्त केंद्र का तात्पर्य शक्तियों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति केंद्रीकरण से केंद्र में रक्तचाप, अत्यधिक विषयों पर निर्णय लेने का दबाव और परिधि पर एनीमिया, निर्णय विहीनता की समस्या हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी शक्तियाँ केंद्र में आ जाए, इससे कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये सब हो सकता है। पुंछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में हुआ और आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। समवर्ती विषयों पर कानून बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से संघों और राज्यों के बीच परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। राज्यों के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो समाप्त हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति को अपने निर्णय को संप्रेषित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये लोग अपनी अपनी सिफारिशें दी हैं, जिससे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो समाप्त होना चाहिए, मतलब 6 माह में वो आंसर दे दे, ठीक है, निर्णय दे दे। और अंतर्राज्यीय परिषद होती है, उसके माध्यम से संघ और राज्यों के बीच परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए, ये कहा है। संघ की संधि करने की शक्तियों को विनियमित किया जाना चाहिए और राज्यों को उन संधियों में जहां राज्यों के हित शामिल है अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान प्राप्त करने चाहिए ताकि वह इस प्रकार में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें आदि। ये सब इसके कुछ थे सिफारिशें, ठीक है। इसके बाद आया राजमन्नार आयोग। 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद के तत्काल गठन का आह्वान करने के अलावा इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। तो क्या सिफारिश इसने की थी? कोई निर्णय यदि एक से अधिक राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है तो केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय अंतर्राज्यीय परिषद के परामर्श किए बिना नहीं लेना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ही अपनी-अपनी चलाता रहे, राज्यों से भी परामर्श करना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक विधेयक को संसद में प्रस्थापित किए जाने से पूर्व अंतर्राज्यीय परिषद को भेजा जाना चाहिए। ठीक है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल राज्य में कानून और व्यवस्था के पूर्ण रूप से टूटने के दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए आदि। इनकी कुछ सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है? जब आप अपना पॉलिटी पढ़ें तो इनको अच्छे से पढ़ें। कुछ मेन सिफारिशें इस प्रकार सभी समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में सिफारिशें की थी। तो 21 का हमारा सी आंसर था और 22 का हमारा आंसर डी था। अब क्वेश्चन 23 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से देशों के युग्म के मध्य संचालित होती है? एक चीन से जर्मनी, बी रूस से जर्मनी, सी रूस से यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी से फ्रांस। तो जो क्वेश्चन 23 है उसका हमारा बी आंसर है, यानी कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो रूस से जर्मनी जाती है। ठीक है, हाल ही में जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रोक दिया है क्योंकि विभिन्न देशों ने रूस को प्रतिबंधित कर दिया है, तो जर्मनी ने अभी भी इसे रोक दिया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर के नीचे 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, बाल्टिक सागर के नीचे, याद रखिए, जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूस के तट से जर्मनी में लुबनिक तक गैस ले जाएगी। ठीक है, रूस के तट से क्या है, जर्मनी के लुबनिक तक गैस ले जाएगी ये। यह अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक प्रणाली है। नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना का संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन के साथ साथ अन्य मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया है क्योंकि इन देशों को चिंता है कि यह पाइपलाइन यूरोप में रूस के प्रभाव को बढ़ाएगी। अब देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है जो हमारी पाइपलाइन है उसका, देखिए अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो देखिए ये स्टार्ट हो रही है रशिया से, आप देख रहे हैं, उसके बाद बाल्टिक सागर के नीचे से देखिए जर्मनी तक जा रही है। आप सामने नॉर्ड स्ट्रीम 2 देख सकते हैं कि ये कहाँ से जा रही है। ठीक है, जर्मनी से, रशिया से जर्मनी तक। ठीक, तो 23 का हमारा बी आंसर है। अब देखिए आपका करंट भी होता रहता है इन क्वेश्चन से, स्टैटिक भी होता रहता है। राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? एक, संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए 24 का ए आंसर है, यानी कथन केवल एक सही था, दूसरा सही नहीं था। आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज बी में कहा गया है कि अ, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगा के उसे पद से हटा सकते हैं। यद्यपि संविधान ये विवरण नहीं देता है कि संविधान का कितना उल्लंघन होने पर ऐसा होगा, ये नहीं बताता है कि कितना उल्लंघन हुआ। ठीक है, सेकंड कथन गलत है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, नॉमिनेट मेंबर्स, तो वो क्या है, उनके चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में पार्ट ले सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत का उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए कार्यभार नहीं संभालता है, बल्कि केवल नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो कथन दूसरा इसलिए गलत है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, मतलब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हट गए 2 साल में, ठीक है, 5 साल का उनका काम है, तो ऐसा नहीं कि वो 3 साल काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक ही वो काम करेगा। तो कथन 2 सही है। महाभियोग के आरोपण की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। अब देखिए बता रहे महाभियोग कैसे लगता है कि मतलब कोई भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है प्रक्रिया। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तो जो आरोप होंगे उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने आरोप लगाए हों, और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिए, मतलब 14 दिन पहले उन्हें बताना पड़ता है। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, टफ है मतलब उनको हटाना, तो 2/3 उनके बहुमत से पारित होना चाहिए वो, फिर दूसरे सदन में जाएगा। इस सदन में आरोपों की जांच करनी चाहिए, जबकि यदि दूसरा सदन भी आरोपों को बरकरार रखता है तो कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सदन जांच करेगा, उसके बाद वहाँ पे भी 2/3 जो है बहुमत से वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है।
इसलिए 24 का आंसर हमारा ए है। देखिए मुझे लगता है ना इनको अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, तो आपके ऑलमोस्ट पॉलिटी, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, ठीक है? करंट भी हो जाता है, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 25। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा, राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है। तीसरा, वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3 या 1-2-3? तो क्वेश्चन 25 का हमारा सी सही है, ठीक है? यानी कि केवल 1 और 3 कथन सही था, दूसरा सही नहीं था कि राज्यपाल उसे कभी बर्खास्त कर सकता है। अब देखते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर राज्यपाल के कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है? उसके लिए राज्यपाल के लिए एक मंत्री परिषद होती है सलाह और सहायता के लिए। कथन 1 सही है, ठीक है? और कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 में कहा गया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हाँ, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालाँकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। ऐसा नहीं है राज्यपाल कहेगा हटाओ, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। जब तक उसे बहुमत है, तब तक वो टिका रहेगा। लेकिन अगर वह विधानसभा का विश्वास खो देता है, तो उसे इस्तीफा देना होगा या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है? तो अगर विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफ़ा देना होगा या फिर राज्यपाल उसे हटा सकता है। कथन 3 सही है कि वह किसी भी समय राज्यपाल के विधानसभा भंग करने के लिए सिफ़ारिश कर सकता है। तो कथन 3 सही था। तो क्वेश्चन 25 का हमारा सी सही था। अब 26 देखते हैं। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति दलों को दी गई मान्यता निर्वाचन में उनके कुछ विशेषाधिकार को निर्धारित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो 26 का सी सही है हमारा, यानी कि दोनों कथन सही थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में उपबंध है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई में निहित होगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग होता है वो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब का निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है? निर्वाचन नामावली बनाता है, अध्यक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है, निर्वाचनों का ये सब काम करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और निर्वाचन में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। तो क्या करता है ये जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, वो एक तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करता है और जैसा मतलब उन्हें जितना वो जीते होंगे, उनका प्रदर्शन जैसा होगा, उसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलती है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। जो बाकी दल हैं उनको क्या है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। तो कथन 1 सही था हमारा, यही बोल रहा था। कथन 2 भी सही है, जिसमें आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकार निर्धारित करती है, जैसे दल के प्रतीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुँच आदि। तो उनको जब जब वो देखिए वो राष्ट्रीय दल होगा या कुछ, तो उनको कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं, जैसे उनको अपना प्रतीक मिल जाता है। ठीक है? उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा और ये सब उनके कुछ स्पेशल अधिकार हो जाते हैं। यद्यपि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा संविधान का उल्लंघन करने या पंजीकरण के समय निर्वाचन आयोग के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के आधार पर दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। किसी दल का पंजीकरण केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो या उसे केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो, या यदि कोई दल अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करता है और निर्वाचन आयोग को सूचित करता है कि वह भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन 26 का हमारा सी सही था। अब क्वेश्चन 27 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, 1 नीति आयोग के, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद के, 3 राष्ट्रीय एकता परिषद के। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 1-2, केवल 2-3 या 1-2-3।
तो 27 का आंसर हमारा डी है, यानी कि इन तीनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था मंत्रिमंडल के एक संकल्प से। यह एक गैर सांविधिक और एक संविधानेतर निकाय है। ठीक है, मतलब बाद में बनी है। यह भारत सरकार द्वारा प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, एक थिंक टैंक है। नीति आयोग की शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में, नीति आयोग के पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल, ये सब इसमें होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत दिनांक 28/5/1990 को 1990 को जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की गई थी। वर्तमान में परिषद की संरचना इस प्रकार है। इसके में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उसके प्रशासक, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन के अंतर्गत सदस्य, केंद्रीय परिषद के कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए गए हों, और स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री। जो राष्ट्रीय एकता परिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संरचना इसकी कैसे होती है? परिषद के सदस्यों में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, उद्योग, व्यवसाय और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रीय एकता की समस्या का इसके सभी पहलुओं के संदर्भ में जांच करना और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव देना है। ठीक, तो तीनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 का आंसर हमारा डी था। अब 28 देखते हैं। मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये संवैधानिक निकाय है। दूसरा, सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 28 का आंसर हमारा ए है। ठीक है, यानी कि केवल कथन एक सही है कि ये संविधानात्मक निकाय होती है मंत्रिमंडलीय समितियाँ, लेकिन इनके सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो देखते हैं, मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये संविधानेतर निकाय है। ठीक है, मतलब संविधान में इनकी बात नहीं है, उसके बाद बने गए हैं। अन्य शब्दों में संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि कार्य संचालन के नियमों में इनकी स्थापना के बारे में उपबंध है। कार्य संचालन के नियम है, उनमें इनके बारे में उपबंध है। ये समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशिष्ट समस्या को समाधान करने के लिए किया जाता है। स्थायी यानी मतलब परमानेंट वाली, और तदर्थ जो कभी कभी बनती है किसी समस्या के लिए। इसका कार्य पूरा होने के बाद इन्हें भंग कर दिया जाता है। जिनका काम होता है तो ऑब्वियसली इनको हटा देते हैं। तदर्थ समिति का गठन समय की तत्कालिक आवश्यकताओं या स्थिति की अनिवार्यता के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसलिए इनकी सदस्य संख्या, नाम और संरचना समय समय पर बदलते रहते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 3 से लेकर 8 तक होती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री को इनकी सदस्यता से वंचित नहीं किया गया है। ठीक, तो इसमें 3 से 8 सदस्य होते हैं, ये याद रखिए। इनमें न केवल ऐसे मंत्री शामिल होते हैं जो समिति से संबंधित विषयों के प्रभारी होते हैं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आमतौर पर, लेकिन कभी कभी मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री, मतलब दूसरे मंत्री भी हो सकते हैं अध्यक्ष। विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है तो वह हमेशा उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है तो हमेशा उसकी अध्यक्षता करेगा, बस जरूरी नहीं है, कभी कभी मंत्री भी अध्यक्ष होते हैं। तो कथन 2 सही नहीं है, 1 सही था। तो क्वेश्चन 29 का हमारा ए सही था। अब 29 देखते हैं। 28 का ए सही था, क्या बोल रही हूँ मैं। 29 का देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो स्विफ्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही रूप से संदर्भित करता है? स्विफ्ट क्या है ये पूछे। यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। देशों के बीच वास्तविक रूप से धन का हस्तांतरण करने वाले एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह विश्व बैंक के नेतृत्व वाला एक संगठन है जो वित्तीय संचार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने में मदद करता है। यह बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति द्वारा किए गए समझौतों का एक समुच्चय है जो बैंक और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर केंद्रित है। तो बताइए स्विफ्ट क्या है।
अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो देखिए स्विफ्ट का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे जो हमें दिया गया था कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल इंटरबैंक मतलब बैंकों के बीच वर्ल्ड में, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मतलब इनके बीच आपस में किसी तरह कम्युनिकेशन। तो जो कथन ए था उसमें दिया था कि वो वित्तीय सेवा प्रदान करके लेन-देनों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, ठीक है? तो मतलब आपस में जानकारी को सत्यापित करना, ठीक है? जानकारी मतलब एक-दूसरे को ये कम्युनिकेशन, ठीक है? के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो अगर आप थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लगाएँ तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका एक कथन थोड़ा सही लग रहा है, इस तरीके से बता रहे हो अगर आपको नहीं पता है। क्योंकि कभी-कभी हमें क्वेश्चंस में भी हिंट दी होती है। अब देखते हैं हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे अर्थात स्विफ्ट जो है का प्रयोग करने से कई रूसी बैंकों को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। तो ये लोग क्या है कि जो स्विफ्ट का यूज़ जो है रूसी बैंकों को करने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से विलग करना है, मतलब इन्हें हटाना है। इससे पहले केवल एक देश अर्थात ईरान को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर किया गया था। ठीक है, इसलिए अमेरिका की डोमिनेंस होती है कि वो मतलब ये करता है, प्रतिबंध ज़्यादा लगा देता है। इसके परिणामस्वरूप ईरान को उसके 1/3 विदेश व्यापार की हानि हुई थी। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, जिसे वैधानिक रूप से स्विफ्ट एससी कहा जाता है, बेल्जियम की एक सहकारी समिति है। ठीक है, याद रखिए बेल्जियम की एक सहकारी समिति है जो पूरे विश्व में बैंकों के मध्य वित्तीय लेन-देन और भुगतान के निष्पादन से संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। जो क्या है वर्ल्ड में जो बैंक होते हैं उनके बीच में जो लेन-देन होता है, ठीक है? पैसे आए गए और जो भुगतान होता है, पेमेंट करते हैं, के निष्पादन से संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है ये करती है। इसका मुख्य कार्य मुख्य संदेश नेटवर्क के रूप में कार्य करना है, मतलब एक संदेश नेटवर्क है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आरंभ किए जाते हैं। स्विफ्ट वास्तव में धन का हस्तांतरण नहीं करता, ये धन मतलब का ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन-देनों की जानकारी को सत्यापित करने वाले एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या करता है बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान, ठीक है, एक सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा देता है। जैसे आपने पैसे भेजे, ठीक है, तो उसका संदेश समझ लीजिए करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने मतलब उनको सत्यापित करता है उसकी जानकारी को के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख में कार्य करता है। इसमें बेल्जियम के अतिरिक्त कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो क्वेश्चन 29 का हमारा ए जो था वो सही था, ठीक है, बाकी सारे हमारे गलत थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 30। भारत में निर्वाचन की फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। दो, इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है। उपयोग कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आंसर बताइए। तो 30 क्वेश्चन का हमारा ए सही है, यानी कथन एक तो सही था, दूसरा सही नहीं था। देखते हैं क्यों। देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बड़े देश को मतलब छोटी छोटी भौगोलिक यूनिट्स में बांट दिया जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। तो हम किसी एक को मतलब कोई एक जीतता है, ठीक है, वोट देते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को बहुमत अर्थात 15+1 मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 51% वोट वाला जीते। अब देखिए, इसमें मान लीजिए 4 लोग खड़े होते हैं, ठीक है? लेकिन एक को सबसे ज़्यादा मान लीजिए 40% वोट मिले हैं, ठीक है? बाकी लोगों को कम-कम मिले हैं, ठीक है? मतलब परसेंटेज में। किसी को 20, किसी को 30 ऐसे मिले हैं, एक को 40 मिले हैं। तो अब क्या हुआ कि उसे म देखिए 60% लोगों ने तो मतलब उसको वोट नहीं दिया ना, उसको नहीं मानते, लेकिन 40% लोग मानते हैं तो वो जीत गए क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा वोट थे। तो इसमें 51% वोट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में जो प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करता है, तो जो सबसे पहले विजयी पोस्ट विनिंग पोस्ट को पार करता है वही विजेता होता है। जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, मतलब 51% नहीं। इस विधि को सरल बहुमत प्रणाली प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम में इस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये याद रखिए। तो इसलिए 30 का जो है मैं पहला गलत था और पहला सही था और दूसरा गलत था, ठीक है? 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, तो हमारा ए सही था। ठीक है? अगर देखिए आप लोग इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, देखते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में मेहनत तो लगती है। इवन व्यूज़ ज़्यादा नहीं हो तब भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों को हेल्प मिल रही है, तो अभी तक कंटिन्यू मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप अगर इसको देखते हैं, आपको थोड़ा-सा भी बेनिफिट हो रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक्स ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय।